स्वच्छ भारत अभियान के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश चंद्र सहाय वर्मा, स्वास्थ्य सेवाएं अपर निदेशक तिरहुत प्रमंडल। साथ में हैं वार्ड 47 की वार्ड पार्षद श्रीमती गीता देवी। मैं आप दोनों का यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। स्वच्छ भारत अभियान देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का एक केंद्र सरकार का महाअभियान है, जिसमें आम भारतीयों की सहभागिता अति आवश्यक है। ये केंद्र सरकार का एक गंभीर, सार्थक, अभिनव प्रयास है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मैम, आप ये बताइए कि मानवीय जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है? मानवीय जीवन में स्वच्छता की जीवन शैली किस तरह से होनी चाहिए? स्वच्छता मानवीय जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसके बिना मानवीय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और संभव भी नहीं है। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपने जिम्मेवारियों को सही तरीके से निर्वहन नहीं करेंगे और आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर बीमारियों से संक्रमित हो जाएंगे। और सिर्फ हम बीमार नहीं होते हैं, यदि हम बीमार होते हैं तो अपने पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों से संक्रमित और ग्रसित करते हैं। और जब हमारा पूरा परिवार संक्रमित होता है तो हमारा पूरा समाज, हमारा बिहार, हमारा देश संक्रमित और ग्रसित हो जाता है बीमारियों से। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ हम बीमार नहीं होते हैं, हमारे कारण पूरा देश संक्रमित और ग्रसित हो जाता है और मानवीय जीवन संकट में फंस जाता है। वो अपनी कार्य को सुचारू रूप से कर ही नहीं पाते हैं और वो आर्थिक संकट में फंस जाते हैं, संकटमय हो जाता है और वो अपने पूरे परिवार को आर्थिक संकट में फंसा देता है और वो फंस जाते हैं, पूरा परिवार संकट में रहते हैं, अंततः आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है सर, आप सर ये बताया जाए कि आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता दोनों का कैसे अन्योन्याश्रय संबंध बन जाता है? कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का पूरक बन जाता है? आपका जो प्रश्न है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर के स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है। मन अगर हमारा अस्वस्थ रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे तन पर भी पड़ता है और कई प्रकार की मानसिक बीमारियों, अवसाद, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य बीमारियां जो ग्रसित करती हैं वो हमारे शरीर को वो ग्रसित कर लेती हैं, जो कि मन बीमार हो जाता है। तो मन को बीमार रखने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए हमारे अंतःकरण की स्वच्छता एकदम अत्यंत आवश्यक है। एक संस्कृत में सनातन धर्म में एक श्लोक है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह सा स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह अभ्यंतर शुचि। इस शब्द में है, इसका श्लोक का अर्थ है कि हमारे अंतःकरण को स्वच्छ और बाह्य वातावरण को, हमारे बाह्य शरीर को भी स्वच्छ रखने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक संकल्प लेते हैं। तो स्वच्छता हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जो अभी चलाया गया है, जो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है, जो हमारे समाज को जागरूक करेगा, विकसित करेगा, हमारे समाज की उन्नति करेगा और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इसमें आवश्यक है कि हम अपनी क्षमता को विकसित करें, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें, प्रदूषण से बचें, जल, भोजन एवं वायु की स्वच्छता पर पूर्णतः ध्यान दें। इसमें वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, भोजन का प्रदूषण, सारी बातें इसमें निहित हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से अपने को, जैसा मैडम ने बहुत अच्छा कहा है कि हम व्यक्ति अगर स्वस्थ है
तो परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो राष्ट्र स्वस्थ है। तो हमारे सर्वे संतु निरामया, एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें, सभी स्वस्थ रहें। स्वस्थ का अर्थ है स्वरूपे तिष्ठति स्वस्थ, स्व में स्थित रहना ही स्वस्थता की निशानी है। मैं स्व में तभी रह सकता हूँ जय मन से निर्मल हूँ, जब हम सभी मन से निर्मल हैं। निर्मल का अर्थ मन का विकार नहीं है, मन में कोई क्लेश नहीं है, मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, तो मन में ये स्वच्छता का वास होता है। हम आए दिन देखते हैं कहीं के लिखा है स्वच्छता में ईश्वर का निवास है। बिल्कुल निवास है। हमारे आसपास आए दिन घर के बाहर लोग कचरा फैलाते हैं, लोग कचरा फेंक देते हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियाँ उड़ती हैं, बीमारी फैलाती हैं। तो वो मक्खियाँ जाके भोजन पर बैठती हैं, भोजन पर बैठ के तरह तरह की लीवर की और पेट की बीमारियां करती हैं, डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्रोइंटराइटिस, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस। और अब तो आजकल तो देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी भीषण महामारी कोविड-19 है, जिसके लिए सारे लोग परेशान हैं, पूरा विश्व परेशान है। और इस कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए विशेष रूप से हमको स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नया नया उसका इलाज खोजा जा रहा है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमको अपनी स्वच्छता के लिए मास्क का उपयोग आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, और अपने हाथ को स्वस्थ रखने के लिए सफाई की ओर ध्यान देना आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है। अच्छा सर, क्या नैतिक शिक्षा सर जरूरी है स्वच्छता के लिए? क्या स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक है स्वच्छता के लिए? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। नैतिक शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, उसी में एक हमें एक और आपने जो बहुत अच्छा कहा कि इसको आवश्यक है, और सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। और हमें स्कूलों में, कॉलेजों में इसकी शिक्षा देनी चाहिए, समाज में शिक्षा देना चाहिए पब्लिक को कि ये नैतिक शिक्षा, नैतिक रूप से व्यक्ति का उत्थान कैसे हो। बिल्कुल सही। जो नैतिक उत्थान अगर होगा तो वो अपना आत्मविश्लेषण करेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं आज दूसरे को उपदेश दे रहा हूँ, और अगर स्वतः उसको कार्यान्वित नहीं करता हूँ तो किसी को उपदेश देना व्यर्थ है। इसलिए व्यक्तिगत आंतरिक बदलाव की जरूरत है, आंतरिक क्रांति की जरूरत है, स्वच्छता के लिए जागरूकता की जरूरत है। आप बराबर देख रहे हैं कि सरकार तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, बायोवेस्ट डिस्पोजल देख रही है, अस्पतालों में कचरा प्रबंधन। हमारी सरकार कृत संकल्प है, इसके लिए अलग एजेंसियाँ हैं निर्धारित जो बायोमेडिकल वेस्ट को निकालती हैं। अब अस्पतालों में कचरा, बाहर कचरा, इसका प्रबंधन किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग इस व्यवस्था की जा रही है ताकि इसे संरचनात्मक रूप दिया जा सके। जैसे हम कचरे का डिस्पोजल करते हैं तो उससे सरकार ऐसी भी व्यवस्था कर रही है कि ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके कचरे को। लेकिन लोग कचरा को बेकार समझ के और बीमारी फैलाने के लिए लोग उसको येन केन प्रकारेण बाहर समाज में फैलाते हैं, वातावरण दूषित करते हैं और विषाक्त होता है, वातावरण प्रदूषित होता है और बीमारियां फैलती हैं। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि आपने अपने वार्ड में स्वच्छता के लिए कौन कौन से कार्य किए जिसका आप यहाँ उल्लेख करना चाहेंगी, लोगों को बताना चाहेंगी, लोगों को जागरूक करना चाहेंगी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्वच्छता के लिए मैंने अपने वार्ड में सबसे पहले तो डस्टबिन का वितरण किए ताकि लोग कूड़ा को बाहर भीतर इधर उधर न फेंकें, और डस्टबिन में कूड़ा रखें और वो कूड़ा दान से वो जो कूड़ा लेने आते हैं उनको दे, जिससे कि गंदगी अगल बगल में न फैले। और उन लोगों के बीच जाकर सबसे पहले मैं उन लोगों के बीच जाना शुरू की कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज में पिछड़ा हुआ है, जो समाज से अभी भी दूरी है, उन लोगों के बीच में मैं गई और उन लोगों को ये बताई कि आप लोग जो खाना खा रहे हैं, कहते हैं कि हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं, ठीक है, आपका खाना को हम नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस खाना को ढक कर रखिए, गरम खाना खाइए। अच्छा। आप लोग जो
डॉक्टर के यहाँ पैसा देते हैं उसको अपने शरीर में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको डॉक्टर के यहाँ जाना ही ना पड़े। गर्म भोजन कीजिए, और ये पानी जो पी रहे हैं चापाकल से निकालकर, ये पानी थोड़ा देर के बाद पीला होने लगता है, जिससे कि हमारे पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आप लोग जो बताते हैं कि हमेशा दस्त की बीमारी, बस पानी के कारण ही 80% बीमारी लोगों के बीच हो रहा है। आप पानी को खूब अच्छी तरह से उबाल लीजिए, जब खौलने लगे तो उस पानी को निकालकर साफ कपड़े में उसको छान दीजिए, और वही पानी दिन भर अपने बच्चों को और आप खुद इस्तेमाल कीजिए। इससे आप बीमारी से भी बचिएगा और आपका आर्थिक रूप कमजोर नहीं होगा। जब आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होइएगा तो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाइएगा, अपने बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन दे पाइएगा, क्योंकि आपके पास पैसा बच रहा है। और तब उन लोगों के बीच जब मैं देखी कि इन लोगों में कुछ सुधार आया है स्वास्थ्य के प्रति, कुछ सोचने समझने की क्षमता इन लोग अपना बढ़ाया है लोग, तो उन लोगों को फिर हम उन लोगों को लेकर ही अपने उन वर्ग में गए जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन उन लोगों में भी स्वच्छता के प्रति थोड़ा उदासीनता देखें। उदासीनता इस मामले में देखें कि उन लोग भी कूड़ा इधर से उधर फेंक देते थे और कूड़े का सही निस्तारण नहीं करते थे। हमेशा वो अपने हाथ को सैनिटाइज नहीं करते थे। कहीं भी गए, बाहर से आए, कुछ भी छू दिए, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते थे। यदि अभी का जो समय चल रहा है कोविड-19 का, उस परिस्थिति में यदि मास्क का इस्तेमाल शिक्षित लोग नहीं करेंगे तो फिर हम उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो मास्क का महत्व नहीं समझ रहे हैं। इसलिए उन लोगों को बीच भी मैं हमेशा बोलती थी, भाई मास्क लगाकर आप लोग रहिए, दीदी आप लोग भी मास्क लगा के रहिए, और किसी से भी बात कीजिए 2 गज की दूरी बना के रखिए। ये जो गला मिलने का है, हम भी जाते हैं तो उन लोग पट से गला मिलने का पकड़ लेती हैं, उन लोग को कहते हैं ये गला मिलने का सिस्टम को ख़त्म कीजिए। हाँ बहुत है, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और 2 गज का दूरी बनाकर ही हम लोग आपस में बात करें। इस तरह से हम अपने वार्ड में जागरूकता फैलाएं। और ये भी देख रहे हैं कि हमारे वार्ड में जो रोड बन रहा है उससे इतना ज़्यादा धूल कण उड़ रहा है कि बिना मास्क का तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उस परिस्थिति में मैं अपने नगर निगम से भी सहयोग लिए और नगर निगम से पानी का टैंकर मंगवाकर अपने रोड पर छिड़काव भी करवाएं, ताकि धूल कण से जो सांस लेने में दम्मा की बीमारी वाले लोग तो और परेशान हो जाते हैं, उन लोगों को बचाया जाए और स्वास्थ्य के प्रति उनको स्वस्थ रखें। इसलिए हम लोग आपस में इस बात को बात करके और उन लोगों को जागरूक करने का काम किए, जिसमें हमारे नवयुवक भाई, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग भाई लोग भी सहयोग करते हैं और भरपूर सहयोग करते हैं। हम अकेले नहीं रहते, उन लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं और उन लोगों को ये भी समझाते हैं, एक चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है। जब तक आप लोग हाथ में हाथ डालकर किसी काम को नहीं कीजिएगा तब तक सफलता किसी को भी नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग सब साथ मिलकर सबका साथ और सबका विकास करके ही आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा। सर आप ये बताएं कि प्रदूषण जनित बीमारियों से किस तरह बचाव किया जा सकता है, और खासकर ये बताया जाए कि प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं स्वच्छता के अभाव में। मैडम ने जैसा बताया बहुत ही अच्छा बताया और विस्तार से बता दिया। इसमें जल के बारे में बताया जी, फूड हाइजीन के बारे में बता दिया। बहुत ही अच्छे ढंग से मैडम ने विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की है। मैं संक्षेप में कहूँगा कि यह प्रदूषण शब्द बहुत व्यापक है। इस प्रदूषण से आपने प्रश्न किया कि प्रदूषण से बीमारियाँ, प्रदूषण हो ही क्यों? बचाव ही इलाज है, बचाव ही इलाज है। प्रिवेंशन इज क्योर, बेटर देन क्योर।
एक्सक्यूज मी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रदूषण के प्रति जो उदासीनता है, लापरवाही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके प्रति जो उदासीनता है उसका कितना बड़ा हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ता है। कौन कौन सी बीमारियां इसमें होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया है। इसमें जो प्रदूषण से बीमारियां हैं, ये वायु के द्वारा प्रदूषण है, भोजन में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है, वातावरण में प्रदूषण है। ये प्रदूषण हर विधा में हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मोटा मोटी जो बातें हैं आपने किए हैं कि प्रदूषण से कौन सी बीमारियाँ, अभी तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि वातावरण का प्रदूषण। बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो यहाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े शहरों में यहाँ भी लगी हुई हैं। तो इसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है वो वाहन है, अनियंत्रित वाहन का उपयोग है, अनावश्यक वाहन को लोग खड़ा करके रखते हैं, जलाते हैं, इससे वातावरण प्रदूषित होता है और काफ़ी घातक स्थिति में प्रदूषण का, वायु का प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम अनियंत्रित वाहन का उपयोग को कम करें। औद्योगिक इकाइयाँ जो बिजली उत्पादन कर रही हैं हमारे लिए, या और भी कोयला जो जीवाश्म ईंधन से जो हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि विद्युत उत्पादन हो रहा है, सरकार कटिबद्ध है कि उसको जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको परमाणु ऊर्जा से बिजली संयंत्र लगाने के लिए कटिबद्ध है कि वो कालांतर में वो रीन्यूएबल एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा की ओर वो सरकार जा रही है, जिससे कि कोई भी पोल्यूशन या प्रदूषण होने की संभावना नहीं रहती। तो एक तो ये है कि हमारे जो संयंत्र लगे हुए हैं, औद्योगिक जो कचरा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उससे जल का प्रदूषण हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है, एक विधा ये है। दूसरा कि भोजन जो मैडम ने इस पर विस्तार से कह दिया है, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें बीमारियां हैं। इसमें टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस बी, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस और कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, बहुत से और हुकवर्म, राउंडवर्म, ये सब बीमारियां जो हो रही हैं तो हो रही हैं ये प्रदूषण से, जल के प्रदूषण से होती है, भोजन के प्रदूषण से होती है। जल के प्रदूषण से भी बीमारियां असंख्य होती हैं। अमीबियासिस है, वो होता है, जियार्डियासिस होता है, तो इससे लिवर का और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारियां होती हैं और लिवर की बीमारियां होती हैं। तो हम इसमें देखें कि जल के बारे में, जैसा कि मैडम ने बताया कि जल को उबाल कर पिएं, हम अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, खाने से पहले हाथ को धोएं, वॉश करें। तो हो ही क्यों, प्रदूषण हो ही क्यों? अगर मैडम ने कहा जैसा हम जागरूक हैं, खाने से पहले अगर हाथ धोते हैं, स्वच्छ रखते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, तो जो जीवाणु है वो हमारे अंदर जाएंगे नहीं, प्रवेश नहीं करेंगे। एक हाइजीन होगा कि हम अपने को मेंटेन करें। दूसरी बात कि हम कचरा फैलाते हैं, उसको देखें कि दूसरे के घर के सामने कचरा न फेंकें। स्वच्छ भारत कैसे होगा? व्यक्ति स्वच्छ नहीं होगी, मानसिकता स्वच्छ नहीं होगी, उसकी अंतरात्मा स्वच्छ नहीं होगी, तो हम उसको कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमको आंतरिक बदलाव की जरूरत है। समाज को जागरूक होना होगा। सरकार कटिबद्ध है, बहुत अच्छा कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, इसके लिए हमारी सरकार ने चलाया, लेकिन हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से उसमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्यक्रम की सफलता में काफ़ी विलंब होगा। मिलेगी लेकिन देर से मिलेगी। अच्छा मैम, आप ये बताइए स्वच्छता के लिए आपने और कौन कौन से कार्य किए? आपने नुक्कड़ नाटक वगैरह के बारे में? स्वच्छता के बारे में मैंने और प्रयास किया है जिससे कि स्वच्छता से स्वस्थ लोग रह पाएं। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र में, चूंकि मैं पहले एनजीओ में थी, इसलिए अपने क्षेत्र में एक नुक्कड़ नाटक का भी प्रोग्राम किया, जिसमें हम अपने कुछ एनजीओ की महिला को लेकर, कुछ सेविका और सहायिका को लेकर मैं अपने यहाँ स्वच्छता का एक नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें हाथ धोना क्यों जरूरी, ये भी नुक्कड़ नाटक के द्वारा उनको बताया गया। गर्भवती महिला को हॉस्पिटल जाना क्यों जरूरी है, इससे संबंधित भी मैंने उनके बीच में अपनी बात को रखा। और कोविड-19 के बारे में मैंने विशेष रूप से उनको ध्यान दिलवाई, क्योंकि मेरा वार्ड 47 में इस बार बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था कोविड से, क्योंकि बाढ़ भी आया। इसके बाद बाढ़ के बाद गंदगी इतना हुआ कि बीमारी बहुत ज्यादा शुरू हुआ। बाढ़ में जो पानी निकला उसके बाद
मच्छर का बम्पार, एकदम इतना मच्छर था जिसमें मैं सबसे पहले सैनिटाइज करवाई, सभी के दीवार पर सैनिटाइज, मच्छर ना उत्पन्न हो, मच्छर की मृत्यु हो जाए उसके लिए मैंने ब्लीचिंग छिटवाया और खुद खड़ा होकर छिटवाती थी। ऐसा ना हो कि हम जो ब्लीचिंग दे रहे हैं वहां तक ना पहुंचे, उसके लिए मैंने अपने टीम तैयार की और टीम के द्वारा पूरे वार्ड में मच्छर जहां पानी जमा है वहां ब्लीचिंग छिटवाया, सभी के दरवाजा पर सैनिटाइज एक एक घर को करवाया, क्योंकि कोविड-19 के समय बहुत लोग ये जानकारी नहीं देना चाहते थे कि उनके यहाँ किसी को कोरोना हुआ है। जब किसी तरह का घटना हो जाता था तब हमको जानकारी मिलता था कि कैसे उनका दाह संस्कार किया जाए, सैनिटाइज करवा दीजिए। तो उस परिस्थिति में मैं सभी के घर पर सैनिटाइज करवाई और गरीब परिवार में सैनिटाइज करने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए उनके पास सुविधा नहीं था, उसके लिए मैंने साबुन का वितरण किए। चूंकि वितरण ज्यादा करना था इसलिए छोटा वाला साबुन लेकर पूरे जगह सैनिटाइज का शीशी और साबुन का वितरण किए और हाथ धुलाई का एक कार्यक्रम रखे, चौक पर पानी रखे, उसमें सेविका, सहायिका और एनजीओ के लोग भी हमको सपोर्ट किए और हाथ धुलाई का कि कैसे हाथ आप धोइएगा, कैसे आप हाथ धोने के बाद स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाथ ही ऐसा जगह है जो जहाँ तहाँ छू देते हैं और लोग अपने नाक मुंह को छूते हैं, इसलिए हाथ धोना अति आवश्यक है। इसको हमने नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया। अच्छा सर, आप ये बताएं, केंद्र सरकार का भरपूर प्रयास है कि खुले में शौच से जो बीमारियां होती हैं या खुले में जो लोग शौच करते हैं उसके लिए टॉयलेट बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो खुले में शौच जाने के लिए अभिशप्त है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है खुले में शौच जाने से? इस पर पूरी तरह पूरा प्रतिबंध लग जाए। केंद्र सरकार का प्रयास तभी सफल होगा जब आम पब्लिक की सहभागिता इसमें सुनिश्चित होगी। भरपूर प्रयास है सरकार का इसमें। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है और सरकार ने इतना सुंदर कार्यक्रम इसके लिए किया है कार्यान्वित, और उसकी कर भी रहे हैं लोग कि ये शौचालय का निर्माण हुआ है हर जगह, और लोग, बहुत से लोग अब समझ चुके हैं कि खुले में शौच करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खुले में शौच करने से वो एक बीमारी होती है हुकवर्म एनीमिया होता है। उसमें क्या होता है कि वो उसका लार्वा अंडा जो है वो ज़मीन में रहता है, और अगर नंगे पांव हम चलेंगे तो वो मल के द्वारा निकलता है, वो मिट्टी में रहता है। अगर नंगे पांव कोई व्यक्ति चलता है तो उसके चमड़े से वो प्रवेश कर जाता है और रक्त में जाता है, रक्ताल्पता करता है, एनीमिया करता है और बहुत ही घातक हुकवर्म एनीमिया करता है। इससे हीमोग्लोबिन का स्तर काफ़ी नीचे हो जाता है। एक बीमारी तो ये है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना होगा कि हम नंगे पांव चलते हैं, चूँकि ये घातक इसलिए है कि हम खुले में शौच करते हैं, उसके अंडे लार्वे बिखरे रहते हैं। फिर साग सब्जियां जो होती हैं उस पर उसके लार्वा अंडा अमीबियासिस के, जियार्डियासिस के बीमारी होते हैं, वो पेट के, उसके भी जो सिस्ट होते हैं वो सब सब्जी में रहते हैं। अगर वो सब हम, एक तो पहले है कि हम ऐसा कार्य ही ना करें, खुले में शौच ही ना करें। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खुले में शौच करने का कृत संकल्पित हो जाए कि हम खुले में शौच नहीं करेंगे। तो ये बीमारी एक घातक बीमारियां हैं जो होती हैं, जो मल जो होता है वह वातावरण को प्रदूषित करता है, और आंत संबंधी बीमारियां, लिवर संबंधी बीमारियां वो ज़्यादा वो होने लगती हैं। तो इसलिए ये देखना होगा कि हम शौच जो है वो एक शौचालय में ही करें, और शौचालय का निर्माण हो रहा है उसका उपयोग करें, समाज को जागरूक करें। वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो इसमें लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है, और हमारा कर्तव्य है कि हम जागरूकता फैलाएं और स्वास्थ्य पर ध्यान दें और खुले में शौच करने से बचें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे स्वस्थ नहीं रहेंगे। सर, जो हमारी पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो भी स्वच्छता को बहुत बाधित करते हैं, वातावरण प्रदूषित कर देते हैं, हवा प्रदूषित हो जाता है, हमारी उपज खत्म हो जाती है।
तो पारंपरिक ऊर्जा से ध्यान हटाकर स्वच्छता के लिए हम किस तरफ अपनी ऊर्जा स्रोत करें, अक्षय ऊर्जा की तरफ जाएं, सौर ऊर्जा की तरफ जाएं, परमाणु ऊर्जा की तरफ जाएं, किस तरह से इसको स्वच्छता को और बढ़ावा दिया जाए? जो अभी वर्तमान में जो विद्युत उत्पादन हो रहा है, जो जीवाश्म ईंधन से ही हो रहा है, कोयले से हो रहा है, और विद्युत जो उत्पादन हमारा चल रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, अत्यंत जहरीली विषाक्त वो गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इत्यादि गैसें हैं जो स्वास्थ्य वायु का गंभीर रूप से प्रदूषण कर रही हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम वैकल्पिक ऊर्जा का तलाश कर रहे हैं, हम इतने सक्षम हो जाएं कि वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग हम कर सकें। अभी हमारे देश में जो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वो जीवाश्म ईंधन से किया जा रहा है। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आगे भी G20 में कहा है, और कहा भी है, कृत संकल्पित भी है भी, कि हम 2060 तक पूरे राष्ट्र में वो पारंपरिक ऊर्जा को हटा के गैर पारंपरिक ऊर्जा पर उसको हम परिवर्तित करेंगे। भारत सर देवभूमि है, स्वच्छता हमारी संस्कृति में समाहित है। हम सबको आगे मिल करके अपनी इस स्वच्छता के लिए भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, तभी भारत स्वच्छ होगा, विकसित होगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का सदा आभारी रहूंगा। हमारा पूरा दूरदर्शन परिवार आपका सदा आभारी रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।